नमस्कार दोस्तों, उत्कृष्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरप्रीत सिंह आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हम हमारे उत्कृष्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर इतिहास से जुड़े विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स को आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर मैं आपके समक्ष आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक महाजनपद काल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उससे पहले मैं आपके लिए चंद लाइनें पेश कर रहा हूँ। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अब अपने शुरू करते हैं महाजनपद काल। तो बात करते हैं महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना रहा। तो यह 6ठी शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी तक था। अब बात करते हैं कि महाजनपद से क्या आशय है। अब देखते हैं, प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक जो इकाइयाँ होती थी उन्हें क्या कहते हैं? महाजनपद कहते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में हमें जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, जो क्या थे? महाजनपद से छोटे होते। सबसे पहले संघ बने, संघ से जनपद बने और जनपदों से बाद में महाजनपद निर्मित हुए। अब बात करते हैं इसके उद्भव के कारण। तो लोहे की खोज लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास हमें बिहार और उत्तर प्रदेश का जो इलाका है इसके में अपने को पता चलता है कि लोहे का उपयोग होना शुरू हो गया था। उसके बाद में स्थायी जीवन की ओर लोग अग्रसर हुए। लोहे के उपयोग के कारण क्या हुआ कि हल जैसे औजार बने और उनसे कृषि कार्य करना सुगम हुआ। फिर लोग स्थायी जीवन के लिए अग्रसर हुए। कृषि की उपज बढ़ी। अब लोगों के पास खर्च करने के लिए साधन थे। अब उन्हें खर्च करने के लिए लोगों ने मकान बनाकर एक जगह पर रहना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि उनमें क्षेत्रीय भावनाओं का भी उद्भव हुआ। फिर क्षेत्रीय भावनाओं के बाद अब क्या हुआ कि उनमें अपने अधीन करने के लिए, अपने सुख साधनों की बढ़ोतरी करने के लिए एक यानी कि संघ से दूसरे संघ को जीतना उन्होंने आरंभ कर दिया। और इससे उनमें क्या हुआ कि सत्ता संघर्ष की जो भावना थी वो बढ़ने लगी। और यही सत्ता संघर्ष की भावना जो है वो बाद में हमें मगध महाजनपद जैसे बड़े शक्तिशाली महाजनपद के रूप में हमारे सामने प्रकट होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि उस समय जो भाषाएं थी वो कौन कौन सी बोली जाती थी। तो पहली प्राकृत और दूसरी संस्कृत। और जो धर्म थे वो थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म और हिंदू धर्म। इस सभ्यता का जो विस्तार है वो वर्तमान उत्तरी अफगानिस्तान, इसका सबसे पश्चिमी बिंदु है, से लेकर बिहार जो इसका वर्तमान में पूर्वी बिंदु है, और इसका उत्तरी बिंदु हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक विस्तृत है। बुद्ध के जन्म से पूर्व हमें 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से पता लगता है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद, और इन 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अश्मक महाजनपद था, जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अब मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ महाजनपदों के नाम और उनसे संबंधित जो अपने बात की है नक्शा। इसमें क्या है कि सबसे ऊपर में कंबोज है, उसके बाद में सबसे दक्षिण में अश्मक है, ठीक है। और इधर की बात करें अपने पश्चिम की, तो अपने मान सकते हैं कि इसमें मत्स्य को या फिर गांधार को, और
जो इसका पूर्वी बिंदु है वो वज्जी संघ के नाम वज्जी था। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं अवंती पर। अवंती जो है वर्तमान में अपने जो आपको दिखाई दे रहा है नर्मदा नदी के ऊपर, जो आधुनिक मालवा यानी कि ये क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। इसकी राजधानी थी उज्जैनी और महिष्मती। अशमक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, इसकी राजधानी थी, अपने को पता है, पाटन, जिसे पोटन भी कहते हैं या फिर प्रतिष्ठान के नाम से भी जाना जाता है। और यह नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। उसके बाद में अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा, यह वर्तमान बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में विस्तृत था। उसके बाद में बात करते हैं कम्बोज, जो पाकिस्तान में स्थित था, पाकिस्तान के हजारा जिले में। फिर है काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी, इसमें वर्तमान में वाराणसी के आसपास का क्षेत्र सम्मिलित किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुरु, जो अपने को महाभारत में भी इनके बारे में पता लगता है, कौरव। आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल था। इसकी राजधानी आधुनिक दिल्ली यानी कि इंद्रप्रस्थ थी। कौशल, इसमें उत्तर प्रदेश का इलाका आता है और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल के बाद बात करते हैं गांधार। गांधार जो है पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। इसे आधुनिक कंदहार से जोड़ने की गलती कई बार लोगों के द्वारा कर दी जाती है, लेकिन कंदहार नहीं है ये है गांधार। चेदी, जिसकी राजधानी है शुक्तिमती, यह वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका है। और इसके बाद में बात करते हैं वज्जी। यह एक गणतंत्र था, यानी कि 8 गणतांत्रिक संघों से मिलकर बना हुआ था, यानी कि वर्तमान बिहार और गंगा में के उत्तर में ये स्थित था। इसकी राजधानी वैशाली थी। फिर बात करते हैं वत्स, आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले, और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। उसके बाद बात करते हैं पांचाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्र या काम्पिल्य, और यह वर्तमान में रुहेलखंड का इलाका था। इसके बाद मगध, दक्षिण बिहार में स्थित था। शतपथ ब्राह्मण में मगध को किकट कहा गया है। इसमें आधुनिक पटना और गया जिले के आसपास का क्षेत्र शामिल था। फिर बात करते हैं मत्स्य, यानी कि राजस्थान में अलवर, भरतपुर तथा धौलपुर जिले के क्षेत्र इसमें शामिल थे। और फिर है मल, यह भी एक गण संघ था जिसमें 2 गणतंत्र संघ शामिल थे। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र का इलाका है इसमें शामिल था। सूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा। उसके बाद में अपने बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चुल निदेश नामक ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची में कलिंग को जोड़ा गया और गांधार के स्थान पर यौन का उल्लेख मिलता है। और महावस्तु नामक ग्रंथ में गांधार तथा कम्बोज के स्थान पर शिवी तथा दर्शान के नाम मिलते हैं। और डॉक्टर V.S. अग्रवाल, ये जो बात है ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ने 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक के काल को जनपद युग की संज्ञा दी है। फिर बात करते हैं हेमचंद्र राय चौधरी के बारे में, जिन्होंने भगवती सूत्र में गिनाए गए महाजनपदों को अंगुत्तर निकाय में दिए गए 16 महाजनपदों से बाद का बताया है। अंग एवं मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में यहाँ के निवासियों को व्रात्य कहा गया है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं महाजनपद काल से संबंधित, उनकी बात करते हैं। भारत के बाहर जो महाजनपद थे उसमें 3 हैं, कम्बोज, गांधार और कुरु का कुछ क्षेत्र। दक्षिण भारत का मैंने आपको बता दिया एकमात्र महाजनपद था अशमक, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। राजस्थान की बात करते हैं
इसमें सूरसेन, मत्स्य, कुरु का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल था। फिर बात करते हैं महाभारत काल में किन किन महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। कुरु, पांचाल, गांधार, मत्स्य देश। अब बात करते हैं कि इनका बुद्ध के संबंध में क्या परिदृश्य था। बुद्ध के समय में 10 गणराज्य थे जिन्हें अपने गणतंत्र कह सकते हैं, जिसमें 8 वज्जी संघ में थे और 2 मल्ल के अंतर्गत थे। समकालीन 10 गणतंत्र राज्यों में पहला है कपिल वस्तु के शाक्य, दूसरे सुमसामार के मग, तीसरे हैं अलकप के बुल्ली, चौथे हैं केशपुत के कालाम और पांचवें हैं रामग्राम के कोलिय, छठे हैं कुशीनारा के मल, सातवां पावा के मल, आठवां पिपलीवन के मौर्य, नौवां वैशाली के लिच्छवी और 10वां मिथिला के विदेह। अब बुद्ध के समय का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा जो था वो था वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे जिसमें कौशल, मगध, वत्स और अवंती के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। गांधार तथा कंबोज के क्षत्रियों को वार्ता स्त्रोत जीविन कहा जाता है। अब अगले वीडियो में मैं आपके लिए मगध राज्य पर चर्चा करूंगा कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।